हेलो डियर फ्रेंड्स। अभी हम लाइव जनरल एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने ये सारी वीडियोस बना दी हैं, तो आप जाके एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। बाकी आज मैं इसको रिव्यू कराने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लिखूँगा नहीं, केवल आपको ये सारी चीज़ें समझाता चलूँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और लोगों को जुड़ने देते हैं साथ में, उसके बाद करेंगे। एक बार देखो। तो जैसे कि पिछली बार हमने स्टार्ट की थी जनरल एम्ब्रियोलॉजी, और जनरल एम्ब्रियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि आप सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी को अच्छे से समझ सको। बिकॉज अगर सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हो आप और आपने जनरल एम्ब्रियोलॉजी को नहीं पढ़ा है, तो सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी आपको बोरिंग लगेगी, समझ नहीं आएगी। तो आपको सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी को समझने के लिए जनरल एम्ब्रियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स और इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। मैं कोशिश करूंगा, फिर भी आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे मैं इसे दूसरी बार रिवीजन करा रहा हूँ इसका, तो आप यदि मेरे साथ ऑनलाइन रहते हैं तो मैं कंप्लीट एनाटॉमी इसी तरीके से आपको टाइम टू टाइम रिवीजन कराता रहूँगा। तो सबसे पहला हमारा ये देख रहे हो आप जनरल एम्ब्रियोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम, तो आप यहाँ देख सकते हो ये है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से आते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और ये एपीब्लास्ट से सेकंड वीक में आते हैं। एपीब्लास्ट को हम प्रिमिटिव एक्टोडर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि प्राइमोडियल जर्म सेल ड्राइव्ड फ्रॉम, में भी हो सकता है कि ऑप्शन में एपीब्लास्ट हो, और में भी हो सकता है एपीब्लास्ट ऑप्शन में ना हो और प्रिमिटिव एक्टोडर्म हो। तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एपीब्लास्ट बन गए, एपीब्लास्ट से प्राइमोडियल जर्म सेल आ गए। अब ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि ये जेनाइटल रिज की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे ये गोनाड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसे हम गोनाइडल रिज भी कहते हैं। मैंने ये लिखा था, समझाया भी था कि जेनाइटल रिज क्या होता है। ये गोनेट्स फॉर्म करता है। अगर फीमेल के अंदर है तो ओवरी फॉर्म करेगा, और मेल के अंदर है तो टेस्टिस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सेकंड वीक के अंदर जेनाइटल रिज तो होता नहीं, लेकिन प्राइमोडियल जर्म सेल्स को तो मूव करना है, तो वो कहाँ पहुंचेंगे, योल्क सैक के पास। ठीक है, वॉल ऑफ योल्क सैक पे जाके पहुंचेंगे। तो आप ये देख सकते हो एपीब्लास्ट फॉर्म हुए, प्रिमिटिव एक्टोडर्म जिसे कहते हैं हम, सेकंड वीक में। एपीब्लास्ट से प्राइमोडियल जर्म सेल्स फॉर्म हुए, और ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स मूव करेंगे टुवर्ड द योल्क सैक। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हो कि योल्क सैक के पास आ गए। अब ये फ्रॉम द योल्क सैक फिर से मूव करेंगे, अब ये फिर से माइग्रेट करेंगे। अब ये जाएंगे एट द फिफ्थ वीक टुवर्ड द जेनाइटल रिज। अब ये जेनाइटल रिज की तरफ जाएंगे फिफ्थ वीक में। ठीक है, जेनाइटल रिज की तरफ पहुंचेंगे, और वहां पे जेनाइटल रिज पे जाके वहां पे क्या फॉर्म होगा, गोनेड्स फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जेनाइटल रिज की तरफ जो माइग्रेशन चल रहा होता है प्राइमोडियल जर्म सेल्स का, अगर ये माइग्रेशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एबनॉर्मल तरीके से बहुत हैवी माइग्रेशन हो, बहुत ज़्यादा प्राइमोडियल जर्म सेल जेनाइटल रिज की तरफ जाएं एबनॉर्मली, तो क्या होगा उस केस में, एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगेगा। जो गोनाड्स बनेंगे वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टेराटोमा। ठीक है, तो टेराटोमा को और डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर प्राइमोडियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा माइग्रेट होते हैं, एबनॉर्मली एक्सेसिव माइग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्राइमोडियल जर्म सेल्स बनते हैं और पहुँचते हैं वहाँ, तो इट कैन बी अ फॉर्म टेराटोमा। ठीक है, तो अब देखिए जेनाइटल रिज पे आया। अब यहाँ से जेनाइटल रिज पे आते ही यहाँ गोनाड्स फॉर्म हुए, और यहाँ पे गैमेटोगोनियम बनेगा। क्या बनेगा, गैमेटोगोनियम। तो गैमेटोगोनियम जो होता है ये गैमेट्स फॉर्म करता है। ठीक है, और गैमेट्स अगर हम फीमेल की बात करें तो oogenesis, यानी कि oocyte फॉर्म होगा। ठीक है, एग, ओवम, अंडा।
और अगर मेल की बात करें तो स्पर्म फॉर्म होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गेमेटोगोनियम बन गया। ठीक, अब इस गेमेटोगोनियम से यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए स्पर्मेटोगोनियम मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर oogoनियम। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम स्पर्म की तरफ चलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम है हमारे पास। अब ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बीच में क्या क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे 5 से 7 साइकिल होंगी। किस चीज की, माइटोटिक डिवीजन की। कितनी साइकिल होंगी, 5 से 7 साइकिल होंगी माइटोटिक डिवीजन की। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना स्पर्मेटोगोनियम से, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यहां पे जो होगा इसके बीच में वो होगी मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को देखो तो ये डिप्लॉइड होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 2n। ठीक है, डिप्लॉइड। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा उसके बीच में जो मियोसिस होगी ये रिड्यूस करेगी क्रोमोसोम के नंबर को। क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। 46 से कितने कर देगी, ये कर देगी 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड बना देगी। हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉइड में मदर और फादर दोनों के क्रोमोसोम थे, और हैप्लॉइड में यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास केवल एक होंगे। ठीक है, तो ये जो हैं यहाँ पे क्या होगा, ये अलग हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए। ठीक है, मदर पैटर्नल अलग हो गए और मैटरनल अलग हो गए, इस तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये रिडक्शन डिवीजन हो गई, रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, दिस इज द स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द स्टेज ऑफ असॉर्टमेंट। तो असॉर्टमेंट की जो स्टेज होती है वो यही स्टेज होती है जिसे अपन मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, जो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, असॉर्टमेंट का मतलब है सेपरेशन, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का अलग होना। ठीक है, तो ये कब होता है, जो आप देख ही रहे हो कि ये प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उस बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो इसी को कहते हैं स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय द ऑफ द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गया। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ है, अब यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटिड बन रहे हैं इसके बीच में हो रही है मियोसिस सेकंड। लेकिन मियोसिस सेकंड में कोई भी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा, रिड्यूस नहीं हो रहे। तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हो रहे, तो उस केस में यहाँ पे क्या है, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल मतलब समान रहती है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं होता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। आफ्टर दिस हमारे जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करेंगे। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है ये प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पे ऑल द ऑर्गेनेल्स ट्रांसलोकेट होते हैं। जैसे ऑल द ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेटेड होंगे, यानी कि न्यूक्लियस
हेड में पहुंचता है। ठीक है, स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो न्यूक्लियस है वो हेड में होता है। ठीक है, तो हेड में पहुंचेगा और माइटोकॉन्ड्रिया नेक रीजन में सेट हो जाएगा। ठीक है, पावर हाउस और फ्लैजिला बनेगा। ये सारी चीज़ों का जो फॉर्मेशन होगा ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये एक्चुअल में होती कहाँ है, पूछा जाता है विच इज द लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लोकेशन जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इनका क्या काम है, ये सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये बैरियर बनाते हैं। कौन सा बैरियर बनाएंगे, ब्लड टेस्टिस बैरियर। यानी कि ये मान लीजिए दीज आर द सर्टोली सेल्स, ये फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं। ये फिंगर्स क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ये कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई और ये कनेक्ट हो गई। अब ये इनके बीच में ये बन गए यहाँ पे बैरियर्स, ये बैरियर्स बन गए। अब ये जो बीच में बैरियर एरिया दिख रहा है यहाँ, इसमें स्पर्मेटिड्स बन रहे होंगे, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो रहा होगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। अब यहाँ से ये जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ये टाइट जंक्शंस होते हैं इन बिटवीन सर्टोली सेल्स। ठीक है, टाइट जंक्शंस होंगे। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, यहाँ पे स्पर्म को ब्लड के कांटेक्ट में ना आ जाए इसके लिए ये बैरियर होता है। ठीक है, और ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं, अब जो बैरियर बन रहा है दो सर्टोली सेल्स के बीच में बन रहा है, बहुत सारे सर्टोली सेल्स मिलके बनाते हैं, इसलिए हम इसे सर्टोली टू सर्टोली बैरियर भी कहते हैं। और ये एक टाइट जंक्शन होता है। ठीक है, अब हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और ये जो सर्टोली सेल्स है, मान लीजिए इसके बीच में फॉर्मेशन हो गया, सर्टोली सेल्स का जो बैरियर बने हुए हैं उसके बीच में फॉर्मेशन तो हो गया स्पर्म का। अब ये स्पर्म वहां से रिलीज होगा विदाउट कमिंग इनटू द कांटेक्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट में आए बिना इसको अपनी सही जगह तक रिलीज होना है, एपिडिडेमिस में पहुंचना है। तो अब ये जो वहां पे पहुंचेगा इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रिलीज ऑफ स्पर्म को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो स्पर्म रिलीज होगा इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, जो सर्टोली सेल्स का जो बैरियर होता है उस बैरियर से रिलीज होके और एपिडिडेमिस तक पहुंचते हैं स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक, अब मान लीजिए स्पर्मिएशन हो गई और स्पर्म पहुंच गया एपिडिडेमिस के अंदर। तो एपिडिडेमिस के अंदर पहुंचते ही एपिडिडेमिस का क्या काम है, एक तो स्टोर करेगी स्पर्म को, दूसरा मैचुरेशन करेगी। हालांकि कंप्लीट मैचुरेशन यहाँ पे नहीं होता, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, कंप्लीट मैचुरेशन यहाँ पे नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक मैचुरेशन एपिडिडेमिस के अंदर हो जाता है। और साथ ही साथ मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म चलना सीखता है, तैरना सीखता है ना, तो मोटिलिटी गेन करेगा। अब इसके बाद आती है बात कैपेसिटेशन की। तो कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन इज द फाइनल मैचुरेशन, फाइनल स्टेज ऑफ द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो फाइनल मैचुरेशन होता है उसे कैपेसिटेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कैपेसिटेशन होता कहाँ है, कैपेसिटेशन साइट ऑफ द कैपेसिटेशन, तो ये होता है ईस्थमस के अंदर, जो फैलोपियन ट्यूब की ईस्थमस होती है वहां पे जाके कैपेसिटेशन होगा, यानी कि फीमेल के अंदर। अगर आप देखो कि कैपेसिटेशन यानी कि मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म कहाँ होना चाहिए, जेंट्स के अंदर एपिडिडेमिस में, हाँ वहाँ होता है, काफ़ी हद तक वहाँ पे सीखता है, तैरना वहीं सीखता है। अगर स्पर्म चलना नहीं सीखे, तैरना नहीं सीखे, इतना मैचुरेशन नहीं हुआ तो स्पर्म सर्विक्स से आगे ही नहीं जा पाएगा, यूट्रस में ही नहीं पहुँच पाएगा, और यूट्रस से पहुँच के ईस्थमस तक नहीं पहुँच पाएगा, कैसे भी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएगा। तो काफ़ी हद तक मैचुरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद का जो मैचुरेशन है, ठीक है, कैपेसिटेशन है, वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होगा, ईस्थमस में। इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म फीमेल के अंदर पहुंच जाएगा उसके बाद होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। ठीक है, मान लीजिए कैपेसिटेशन हो गया, साइट ऑफ कैपेसिटेशन आपको पता चल गई, ईस्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है,
अब इसके बाद आता है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, टाइम कितना लगता है स्पर्म को बनने में, स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल टाइम कितना लगता है, तो टाइम 72 से 74 डेज का टाइम लगता है। अब यहाँ पे ये देखिए स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था स्पर्मेटोगोनियम क्या है, जहां पे 5 से 7 साइकिल्स हो रही हैं। ये देखिए स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, लेकिन इसके बीच में क्या क्या हो रहा है, ये देखिए आप, इसके बीच में 5 से 7 साइकिल हो रही हैं माइटोटिक डिवीजन की। ठीक है, तो 5 से 7 बार माइटोटिक डिवीजन हो रही है। फिर उसके बाद आप देखोगे स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, यानी कि उसके बीच में रिडक्शन डिवीजन हुई और मियोसिस सेकेंड हुई, इक्वेशनल डिवीजन, तब जाके बना स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, उसके बाद बना स्पर्मेटोजोआ। तो इतनी सारी डिविजन्स के बाद बन रहा है, यानी कि बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मैनी टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 64। कम से कम जो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, वो 64 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे एक स्पर्मेटोगोनियम से, और ज्यादा से ज्यादा 512। तो हम ये कह सकते हैं कि 64 से लेके, यानी कि 64 से लेके 512 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम से। ठीक है, बिकॉज इसके बीच में बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, बहुत टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इतने सारे एक स्पर्मेटोगोनियम से इतने सारे स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं। ये तो थी बात स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। इसके बाद हम देखते हैं oogenesis। स्पर्म फॉर्मेशन देख लिया, अब हम oogenesis देखेंगे। ठीक है, oogoनियम कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे देखिए ये है oogenesis। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं oogenesis की, तो ये बिफोर बर्थ इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कब स्टार्ट हो जाती है, जन्म के पहले ही, जब बच्चा पेट में होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, oogoनियम। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनियम था वहाँ, और oogenesis के लिए oogoनियम है। अब ये oogoनियम मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, तो मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शन डिवीजन, सभी जानते हैं। ठीक है, अभी हमने आगे पढ़ा है। तो ये मियोसिस फर्स्ट में गया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ये अरेस्ट हो जाता है, ये यहां से आगे नहीं जाएगा, ये अब अरेस्ट हो जाएगा कम से कम 12-13 साल के लिए, क्योंकि अब ये प्यूबर्टी से पहले कुछ काम नहीं आने वाला है। जितना यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका था इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हो गया, बच्चा जब पेट में है तभी हो गया। तो पहले क्या, oogoनियम आया, मियोसिस फर्स्ट हुई, और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगी, अरेस्ट हो जाएगी मियोसिस फर्स्ट। किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये अरेस्ट हो गई यहाँ पे। अब जब बच्चे का जन्म भी हो गया, बच्ची का अब जन्म हो गया, बट वहां पे ओवरी इनएक्टिव है। ठीक है, ओवरी एक्टिव कब होंगी, ओवरी एक्टिव होंगी जब बच्ची किशोर अवस्था पकड़ेगी, जब वो प्यूबर्टी एज में आएगी, तब जाके ओवरी एक्टिव होंगी। तो एक बार जब प्यूबर्टी अटेन कर ली, तब जाके क्या होगा, वहां पे एलएच सर्ज स्टार्ट हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज, सिक्रीशन एकदम से सर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब एकदम से जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होगा, एलएच सर्ज होगा। ठीक है, ये अराउंड 36 आवर ऑफ द ओवुलेशन के टाइम पे एलएच सर्ज स्टार्ट होता है। अब इस एलएच सर्ज होने की वजह से यहाँ पे अब जाके मियोसिस
फर्स्ट कंप्लीट होगी, जो कि इंट्रा यूट्राइन लैप में रुक गई थी। जब बच्ची पेट में थी उसी समय शुरू हुई थी, तो इंट्रा यूट्राइन लैप में वहां पर रुक गई थी। आप अगर ये देखोगे तो ये पहले ऊगोनियम मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई, प्राइमरी oocyte बना और ये अरेस्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई। और ये सारी प्रक्रिया बिफोर बर्थ हुई है तीनों। अब यहाँ पे बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले, अब जब बच्ची ने जन्म ले लिया, ठीक है, तो ड्यूरिंग द चाइल्डहुड यहाँ पे कहा रहा है, यहाँ पे रहा है इनएक्टिव ओवरी रही, ठीक है। अब इनएक्टिव ओवरी है, जब प्यूबर्टी आई उस टाइम पे एलएस सर्ज हुआ, और एलएस सर्ज हुआ तो अराउंड द 36 आवर ऑफ द ओवुलेशन, लगभग ओवुलेशन से 36 आवर पहले, ठीक है, एलएस सर्ज स्टार्ट हो जाता है। तब जाके यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब फॉर्म होती है, तो भैया फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है सेकेंडरी oocyte के साथ में, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, आफ्टर द एलएस सर्ज, आफ्टर द ओवुलेशन, ठीक है। और वी कैन से, चलिए ये बन गई आफ्टर द ओवुलेशन। अब इसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गई सेकेंडरी oocyte के साथ में, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। अब यहाँ पे होगी सेकेंडरी oocyte के बाद क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड के बाद यहाँ पे फिर से अरेस्ट हो जाएगा, और अब होगा ये मेटाफेज सेकेंड में। पहले बिफोर बर्थ जो अरेस्ट हुआ था वो था प्रोफेज फर्स्ट, डिप्लोटीन प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि बिफोर बर्थ, ठीक है। पी आफ्टर प्रेगनेंसी, भाई वुमन प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद ही हुआ इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो अपन याद करने के लिए कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंटी, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के बाद प्रोफेज फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, और डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, तो वहां पे इंट्रायूटेराइन लाइफ में अरेस्ट हुआ था, ठीक है, और वो मियोसिस फर्स्ट थी। अब यहाँ पे मियोसिस सेकंड है, जो सेकेंडरी oocyte के बाद हो रही है। मियोसिस फर्स्ट थी, जो मियोसिस फर्स्ट के बाद हुआ था दैट वाज द प्रोफेज फर्स्ट। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के बाद हो रही है, दैट दिस इज द मियोसिस सेकंड, और यहाँ पे फिर से अरेस्ट हो गया, लेकिन किस में, मेटाफेज सेकंड में, बिकॉज सेकेंडरी oocyte के बाद है तो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हुआ है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गया इन मेटाफेज सेकंड। अब मान लीजिए ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई और बेबी बनेगा और आगे की पूरी प्रक्रिया चलेगी जो अभी अपन आगे देखेंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, तब मासिक धर्म स्टार्ट होगा, यानी कि ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि डीजनरेशन ऑफ द यूट्रस, डीजनरेशन ऑफ द ओवम, एवरीथिंग, ठीक है, ये सब होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जो हमने देखा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अभी अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, एक इससे भी फास्ट रिवीजन होगा अगली बार जब हम देखेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का पूरा रिवीजन होगा, बहुत तेज़ी से अपन निकाल देंगे, ठीक है। दैट विल बी अ क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे बात आती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दिस इज द ओवम, और ओवम के साथ में एक स्पर्म लगा हुआ है दैट इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट द ओवम, ठीक है। स्पर्म क्या काम करना चाहता है, वो पेनिट्रेट करना चाहता है, ठीक है, ओवम को, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, फर्टिलाइज कर सके, ठीक। अब इसने भैया पेनिट्रेट कर दिया, ओवम को पेनिट्रेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ओवम को पेनिट्रेट करते ही क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। अब यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट यहाँ पे कवर है, जाइगोट के ऊपर एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि एक स्पर्म ने तो इसको ओवम को फर्टिलाइज कर दिया। अब भी यहाँ पे अपन ये नहीं चाहेंगे कि दूसरा भी स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं चाहेंगे ना, तो उसके लिए प्रोडक्शन। अब ऐसा ये भी नहीं चाहेगा
जो ओवम है वो भी नहीं चाहेगा कि 2-2 3-3 स्पर्म उसको फर्टिलाइज करें, तो इसलिए उसने क्या कर लिया, अपने को कवर कर लिया, बंद कर लिया कमरे के अंदर। और वो कमरा क्या है, वो रूम क्या है, जोना पेलुसिडा। एक जोना पेलुसिडा की कवरिंग बना दी, लेयर बना दी, ठीक है। तो ये जोना पेलुसिडा जो होता है, जोना मीन जोन, पेलुसिडा मीन ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, लसलसा, ट्रांसल्यूसेंट जोन बन जाती है एक इसके आसपास, ताकि दूसरा स्पर्म उसको ट्रांसल्यूसेंट जोन को क्रॉस करके और ओवम तक ना पहुंचे। दैट इज द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या प्रोटेक्शन मिली, पॉलीस्पर्मिया से बचा, पॉलीस्पर्मिया नहीं होगा, ठीक है, पॉलीस्पर्मिया नहीं हुआ। और दूसरा काम होता है जोना पेलुसिडा का कि ये जब तक रहेगा इसके साथ तो ये इम्प्लांट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं कहीं भी, ये बच्चा वहीं पे चिपक जाए और बनना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इम्प्लांट नहीं होगा, तो किसको रोकेगा, एक्टोपिक इम्प्लांटेशन को रोकेगा, क्योंकि एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत घातक सिद्ध होती है, ठीक। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टॉपिक अगर आप देखोगे तो गायनेकोलॉजी का मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है अलग से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखिए जोना पेलुसिडा बना, इसके अंदर अब जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू होंगे। यहाँ पे क्या शुरू होगा, मल्टीप्लिकेशन सेल्स का, क्लीवेज, यहाँ पे क्लीवेज शुरू होगा, ऐसे टूटने लग जाए, मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे सेल्स, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। अब क्लीवेज शुरू होगा तो यहाँ पे बनेगा मोरूला, ये देखिए दिस इज द मोरूला। अब इस मोरूला के अंदर 16 सेल होते हैं, 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला, ठीक है। अब ये जो मोरूला बना, तो मोरूला को भी आप देख रहे हो ऑल्सो कवर्ड विद द जोना पेलुसिडा, बिकॉज हम ये भी नहीं चाहते कि जिस जगह पर मोरूला बना है वहाँ इम्प्लांटेशन हो जाए, तो इसलिए यहाँ भी इम्प्लांटेशन नहीं चाहते, तो यहाँ भी कवर है जोना पेलुसिडा के साथ में। अब ये मोरूला से एडवांस मोरूला बन जाएगा और चौथे दिन पे क्वेश्चन आता है, चौथे दिन पे एंटर करेगा यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब तक तो ये इस्थमस फैलोपियन ट्यूब वहां पे घूम रहा था, अब ये चौथे दिन पे एंटर करेगा यूट्रस के अंदर। तो एंट्री याद रखनी है, यहाँ पे जो जाइगोट है उसकी एंट्री याद रखनी है, कौन से दिन पे एंटर करेगा यूट्रस के अंदर, डे 4, ठीक है, चौथे दिन पे। और जब ये एंटर करेगा तो ये भी पूछा जाता है कि किस स्टेज में एंटर करता है, तो ये मोरूला नहीं करता है, ये करता है एडवांस्ड मोरूला, यानी कि 16 सेल से 32 सेल हो जाते हैं, इसे कहते हैं एडवांस्ड मोरूला। तो ये क्वेश्चन आता है कि एडवांस मोरूला एंटर करेगा यूट्रस के अंदर प्लस डे 4 पे, चौथे दिन पे एंटर करेगा। लेकिन अब ये एंटर तो कर गया यूट्रस के अंदर, तो क्या इम्प्लांटेशन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए अभी भी इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की लेयर बनी हुई है, और जब तक इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी तो वो तो भैया इम्प्लांट नहीं होने देगा उसको, ठीक है, चिपकने नहीं देगा। तो अब देखिए आप, इट इज द डे 5, और डे 5 पे अब आपको दिख रहा होगा कि जो जोना पेलुसिडा की लेयर थी, दिस इज द जोना पेलुसिडा लेयर, इसमें देखिए आप डे 4 पे है ना, और डे 5 पे देखिए अब ये लेयर टूट गई, हैच आउट हो गई, क्या होगी, हैचिंग आउट, ठीक है, इसे कहते हैं जोनल हैचिंग, दिस इज कॉल्ड जोनल हैचिंग। तो डे 5 पे क्या हुआ, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो ब्रेक होने लग गई, टूटने लग गई, खिंच गई उस पे से, ठीक है, हैचिंग हो गई। अब जैसे ही ये टूटी तो क्या हुआ, कवरिंग हट गई, प्रोटेक्शन हट गई, तो क्या होगा, जो भी बाहर की चीजें हैं वो अंदर घुसने लग जाएंगी। अब स्पर्म तो अवेलेबल है नहीं इतने टाइम पे जो दूसरा स्पर्म आ जाएगा, अब स्पर्म नहीं है तो अब क्या है, अब ये यूट्रस के अंदर आया तो यूट्रस के अपने कंटेंट तो हैं, यूट्रल फ्लूइड, ठीक है, यूट्रस का पानी, अब वो क्या करेगा, अंदर घुसना शुरू कर देगा। तो यूट्रस का पानी जैसे जैसे अंदर घुसेगा, तो आप यहाँ देख रहे हो डे 5 के पास में, इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 2 लेयर्स बनी हुई हैं सेल्स की, एक तो बीच में है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम इनर सेल मास, और एक साइड में है ट्रोपोब्लास्ट के पास में, ठीक है, जिसे कहते हैं आउटर सेल मास। तो ये दो तरीके की लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, आउटर सेल मास और इनर सेल मास। तो जैसे ही पानी अंदर एंटर करा तो ये जो इनर सेल मास है ये क्या करेगा, ये एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, बाकी के एरिया में फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है। पानी क्या करेगा, जैसे मान लीजिए किसी भी जगह पे कुछ
चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर वहाँ पे पानी आ जाए एकदम तेज़ी से तो वो उन सारे चीज़ों को क्या करेगा, एक जगह कलेक्ट कर देगा, पानी बहा के एक साइड में कलेक्ट कर देगा। बस ऐसा ही यहाँ पे हुआ है कि यूट्रल फ्लूइड एंटर किया है और ये यूट्रल फ्लूइड ने क्या किया, जो इनर सेल मास है इसको एक जगह पे ले जाके कलेक्ट कर दिया, एकदम से एक जगह पे कलेक्ट कर दिया पूरा। अब ये जैसे ही एक जगह पे कलेक्ट हुआ तो एक सिस्ट जैसी फॉर्मेशन होगी, एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा ना, सेल्स का सिस्ट जैसा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन गया, ये एक साइड में कलेक्ट हो गया और ये बीच में यहाँ यूट्राइन फ्लूइड आ गया। यू कैन सी दिस इज द यूट्राइन फ्लूइड। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन गया ये, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज द कॉल्ड स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ था। देखिए डे 5 तक केवल इतना हुआ कि जोना पेलुसिडा हैच आउट हुआ, पानी, यूट्रस का पानी, जैसे ही जोना पेलुसिडा की प्रोटेक्शन हटी तो यूट्रल फ्लूइड अंदर घुस गया, उसने अपनी जगह बना ली। जैसे ही उसको मिला कि ठीक है भैया स्पेस मिल रहा है, घुस जाओ अंदर, तो वो अंदर घुस गया। अंदर घुस गया तो उसने जो सेल्स थे सबको पुश कर दिया, एक जगह पे कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, सिस्ट बना दिया, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब होगा शुरू इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये देखिए आप, ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज है, ठीक है, इसी स्टेज पे होता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन की अगर बात करें कि किस दिन होता है, तो डे 6 पे। कब होगा, अगर स्टेज पूछी जाती है इम्प्लांटेशन की तो ब्लास्टोसिस्ट, अगर डे पूछा जाता है नंबर ऑफ डे, 6th डे, 6वें दिन पे होता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होगा, तो 10वें दिन पे कंप्लीट होगा। कब होगा, 10वें दिन पे। कई जगह 12 भी जगह दिन पे भी आता है, तो कई जगह कहते हैं कि 6 से 6 to 12 डेज, एक वीक की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे क्वेश्चन आए उस हिसाब से आंसर आप दे सकते हो, ठीक है, जिस जैसे ऑप्शन हो। तो ये इम्प्लांटेशन 6th डे यानी कि 6वें दिन पे स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टेज की बात करी जाए तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होगा और 10वें दिन पे कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमंस में किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। तो देखिए कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन ऐसे होता है, जैसे यूट्रस है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, तो उस एंडोमेट्रियम के अंदर ओवम जैसे ही आएगा तो वो लग जाएगा ऐसे, लेकिन आधा तो रह जाएगा यूट्रल कैविटी में और आधा हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, आधा गड़ जाएगा और आधा बाहर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस के अंदर बात करें तो कंप्लीट इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो ओवम है, जो जाइगोट है या ब्लास्टोसिस्ट है, बेटर अगर टर्मिनोलॉजी का यूज करें तो अब तो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीट गड़ जाएगा, डिप कर जाएगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, एकदम पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर पहुंच जाएगा, तो उसे कंप्लीट इम्प्लांटेशन कहते हैं। या फिर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन की बात आए तो दो तरीके से आ सकता है ऑप्शन, या तो कंप्लीट इम्प्लांटेशन या फिर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, लोकेशन ऑफ द इम्प्लांटेशन, ठीक है, साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्टली सबको पता है कि 90 से 95% फर्टिलाइजेशन होते हैं एम्पुला के अंदर, बट अगर इसे मोर प्रिसाइज करें, बहुत अच्छे से और प्रिसाइज करें इस आंसर को, तो एम्पुला और ईस्थमस के जंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला, ईस्थमस जंक्शन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होगा, ठीक है, तो यूट्रस में किस जगह, तो आप देख सकते हो जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस एंड बॉडी, जहां फंडस और बॉडी यूट्रस के जुड़ रहे होते हैं, पोस्टीरियर वॉल पे, उस जंक्शन पे होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखनी है, जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक, यहाँ पे होगा इम्प्लांटेशन, दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन।
अब देखिए इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हमारे पास ये है बाय लैमिनार जर्म डिस्क फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे बाय लैमिनार क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे 2 लैमिनार लेयर्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब 2 कौन सी होती हैं वो अभी हम आगे यहाँ देखते चलते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए हमारे पास पहले ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट ही तो इम्प्लांट हुआ था, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ यूट्रल फ्लूइड था और इनर सेल मास सब एक साइड में आ गया था। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट था इस तरीके से। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब इनर सेल मास सब एक जगह पे कलेक्ट हो गए थे तो उनके नीचे साइड में कुछ नहीं था, केवल फ्लूइड था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक सेल्स दिख रहे होंगे, ये देखिए आप, ब्लू कलर के सेल्स, ये रेड कलर इनर सेल मास है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ब्लो क्या आ गया है, कुछ सेल्स आ गए हैं। अब वो नीचे आए हैं तो नीचे को कहते हैं हाइपो। ठीक है, कहाँ पे आए हैं, हाइपो, नीचे। तो देखिए ये है हाइपोब्लास्ट, ये जस्ट नीचे आ गए तो हाइपोब्लास्ट हो गए। अब ये जो हाइपोब्लास्ट है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देखिए आप कि जहाँ पे इनर सेल मास कनेक्ट है आउटर सेल मास से, जो आउटर सेल मास वहाँ पे बने थे दैट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट में बदल गए हैं ये। ठीक है, काले कलर की जो बॉर्डर बनाया हुआ है दैट इज ट्रोपोब्लास्ट। तो अब इनके बीच में जो कनेक्शन है इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट, जो कनेक्शन हो रहा है इसे कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक बॉर्डर। ठीक है, एन एम्ब्रियोनिक लेयर, तो एन एम्ब्रियोनिक जंक्शन कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है, एन एम्ब्रियोनिक एरिया है, वहाँ पे आपके इनर सेल मास आउटर सेल मास के साथ कनेक्ट है, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट के साथ कनेक्ट है, और नीचे एक नई लेयर बन गई दैट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। अब देखिए ये जो हाइपोब्लास्ट बना है इसे हम प्रीमिटिव एंडोडर्म भी कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो जब शुरुआत की थी हमने इस लेक्चर की तो आपने वहाँ पे देखा था प्रीमिटिव एक्टोडर्म दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट को प्रीमिटिव एक्टोडर्म कहते हैं। यहाँ पे हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट को कहते हैं प्रीमिटिव एंडोडर्म। अब यहाँ पे ये फर्स्ट लेमाइना बन गया, तो हमने इस वीक को क्या नाम दिया है, बाय लेमाइनर जर्म डिस्क फॉर्मेशन। यहाँ पे अभी फर्स्ट बन गया। ठीक है, पहला बन गया, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रीमिटिव एंडोडर्म इज द फर्स्ट लेमाइना, फर्स्ट सेकंड कुछ भी कह सकते हो, बस 2 लेयर फॉर्म होती हैं, हमारा तो ये मतलब है। ठीक है, और हाइपोब्लास्ट के जस्ट नीचे हमारे पास है ब्लास्टोसील। पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लास्टोसील है, तो ये ब्लास्टोसील बन गया। अब देखिए जो हाइपोब्लास्ट हैं, ये हाइपोब्लास्ट क्या देंगे, ये देखिए नीचे जो ग्रीन कलर के आप सेल्स देख रहे हो ये हैं हाइपोब्लास्ट, ऊपर रेड कलर के हैं वो तो इनर सेल मास था ही, दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। यहाँ पे अब एपीब्लास्ट की लेयर हो गई। तो ये नीचे जो हाइपोब्लास्ट हैं इन्होंने क्या करा, अपनी नीचे वाली कैविटी को लाइंड करना शुरू कर दिया, कवर करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी एक खुद की कैविटी फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया ट्रोपोब्लास्ट से हट के। ट्रोपोब्लास्ट की तो बाउंड्री बनी हुई है ऐसे चारों तरफ, लेकिन हाइपोब्लास्ट ने ट्रोपोब्लास्ट के नीचे 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 चल के अपनी लेयर बना ली, अपनी अलग कैविटी बना ली। बोले भैया हम तो अपना घर बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अपनी कैविटी बना ली। तो जो हाइपोब्लास्ट ने यहाँ पे नीचे की तरफ लेयर दिए थे, देखिए मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, ये नीचे की तरफ जो लेयर ऐसे बनाते चले थे। ठीक है, तो ये नीचे वाली लेयर को क्या बोला, ये देखिए ये नीचे की तरफ जो लेयर बनती गई थी, ये जो नीचे की तरफ कहाँ से आई है, ये आई हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, हाइपोब्लास्ट से बनती गई, इसको कहते हैं ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ह्यूजर्स मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, डेवलप्ड बाय, ड्राइव्ड फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, और इसके बीच में जो हाइपोब्लास्ट और ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, इन दोनों की जो इस तरीके से कैविटी बनी, उस कैविटी के बीच में क्या होता है, प्राइमरी योल्क सैक। ठीक है, ये होता है प्राइमरी योल्क सैक। अब
आप थोड़ा ऊपर वाली लाइन को भी देख लीजिए इसको, ये रेड जो सेल्स हैं जो एपीब्लास्ट हैं, तो एपीब्लास्ट क्या करते हैं, कुछ लेयर्स इसी तरीके से एपीब्लास्ट देते हैं, अपने सेल्स को आगे एक्सपेंड करते जाते हैं, तो ऊपर की तरफ से वो कवर कर लेते हैं, एपीब्लास्ट अपनी कैविटी बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं जो एपीब्लास्ट से ड्राइव होते हैं वो एमनियोजेनिक सेल्स कहलाते हैं। जैसे जो हाइपोब्लास्ट से आई थी नीचे की तरफ लेयर, उसको ह्यूजर्स मेम्ब्रेन बोला, और जो एपीब्लास्ट से जाती है ऊपर की तरफ उसे एमनियोजेनिक सेल्स कहते हैं। ऊपर एमनियोजेनिक सेल्स हैं, वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, नीचे हाइपोब्लास्ट है और ह्यूजर्स मेम्ब्रेन है, उसके बीच में योल्क सैक भरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत कॉमन सी चीजें हैं, याद रखी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे तो हम देखते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट है, एमनियोटिक कैविटी है और योल्क सैक कैविटी है। ये दोनों अपनी कैविटी जब साइड में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आ गई, ये जो येलो कलर की आप देख रहे हो, और कैविटीज छोटी हो गई, एकदम से कैविटीज छोटी हो गई। क्यों हुई छोटी? क्योंकि जो कैविटीज के चारों तरफ पीले कलर का बीच बीच में कुछ आ गया है। ये पीले कलर का क्या है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आ गई इसके बीच में। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आ गई तो इसने क्या करा, कंप्रेस कर दिया दोनों कैविटीज को और बीच में छोटी सी बना दी, और साइड में तो ट्रोपोब्लास्ट है ही। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मीजोडर्म आई है बीच में पीले पीले कलर की जो आप देख रहे हो, ये सेंटर में आई है, तो भैया ये किससे आई है? ये कहाँ से बनी? इसको कौन दे गया बीच में? ताकि इसने दोनों कैविटीज को ही दबा लिया, छोटी कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? तो क्वेश्चन आता है ये ड्राइव्ड होता है प्राइमरी योल्क सैक से। जो योल्क सैक भरा हुआ था, प्राइमरी योल्क सैक किसके बीच में? हाइपोब्लास्ट और यूजर्स मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, उसी ने क्या करा, प्राइमरी योल्क सैक बाहर की तरफ रिलीज कर दिया, एक्स्ट्रा बाहर दे दिया, और उसने बना दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और वही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या करती है, वो दोनों कैविटीज को दबा देती है और छोटी कर देती है बीच में। और साइड में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि योल्क सैक आपके ऑप्शन में प्राइमरी योल्क सैक नहीं है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ड्राइव्ड फ्रॉम, तो आपके ऑप्शन में प्राइमरी योल्क सैक नहीं है, तब आप क्या लगाओगे? तो उस केस में आप लगा सकते हो हाइपोब्लास्ट। सेकेंडरी आंसर क्या होगा आपका? हाइपोब्लास्ट। और अगर हाइपोब्लास्ट भी अवेलेबल नहीं है तब आप ट्रोपोब्लास्ट की तरफ जाओगे, बिकॉज कई बुक्स, जो पुरानी बुक्स अगर आप देखोगे तो उनमें क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये सारे आंसर मिलते हैं। ठीक है, इसके कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, बट न्यू आंसर जो है वो है आपका प्राइमरी योल्क सैक। ठीक है, ये प्राइमरी योल्क सैक से ड्राइव्ड होता है। अब आप यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ गोले गोले से देख रहे हो बीच बीच में, तो ये क्या है, छोटी छोटी कैविटीज बनने शुरू हो जाती हैं। अब ये जो कैविटी है ये बाद में क्या करेगा, ये छोटी छोटी कैविटीज सब बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बीच में आपका दो कैविटीज है, एमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी योल्क सैक कैविटी। अब उसके नीचे एक बड़ी सी कैविटी और आ गई है इस शेप में ऐसे। ठीक है, ये वही छोटी छोटी कैविटी है, ये जो छोटी छोटी कैविटी है ना, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, यही छोटी छोटी कैविटी बड़ी कैविटी बन गई। ठीक है, ये जो आप देखोगे दीज आर द छोटी छोटी कैविटी, दीज आर द स्मॉल कैविटीज, और ये एक साथ बड़ी हो जाएंगी। भैया छोटी हैं तो बड़ी तो होंगी। ठीक है, ये बड़ी हो जाएंगी और सब एक साथ फ्यूज हो जाएंगी, यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग कैविटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बड़ी कैविटी बन गई। अब ये जो बड़ी कैविटी बनी है तो आप देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म तो है ही पीले कलर की, और साथ में भैया ये कि ये बड़ी कैविटी बन के तैयार हो गई। ठीक है, पता नहीं कौन सी कैविटी है, क्या बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे सीलमिक कैविटी। क्या बोलेंगे? सीलमिक कैविटी। जो आप जब मीजोडर्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखोगे आप, जो लैटरल प्लेट मीजोडर्म होती है ना, उसके बीच में एक सीलमिक कैविटी होती है, उसका अपना एक महत्व है। वो सारी चीज़ें खैर हम देखेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पे समझिए। तो ये एक कैविटी बन गई, छोटी छोटी कैविटी इससे बन के, और ये कहाँ बन गई? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के बीच में। तो अब ये सीलमिक कैविटी जो बनी है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी बन गई, तो आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी अगर मैं मार्क करूं तो देखिए इस जगह पे
ठीक है, इसके बीच में देखिए आप ये तो यहाँ पे एक तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी और थोड़ा सा एरिया आ गया एमनियोटिक कैविटी का, और बीच में आ गया आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये तीनों चीजें बीच में आ गई। अब ये जो एक लेयर बना देते हैं, इसको ये एक मान लेते हैं इतनी जगह को, जिसमें थोड़ा सा पार्ट आ गया एमनियोटिक कैविटी का, थोड़ा सा पार्ट आ गया सीलमिक कैविटी का, और बीच में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था वो आ गया। तो अब ये क्या बन गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो आप, ये बन गया एमनियोन। क्या बन गया ये, एमनियोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कई जगह टर्मिनोलॉजी आप सुनोगे, कोरियोन, एमियोन, एमनियोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, एमनियोन, ठीक है, इसके बीच में क्या है, एमनियोजेनिक सेल है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, और साथ में क्या है, सीलमिक कैविटी का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो उसने मिलके क्या बना दिया, एमनियोन। अब देखते हैं कोरियोन कहाँ से बनेगा। तो ये आप जब देखोगे ध्यान से, दिस इज द कोरियोन। तो यहाँ पे देखो, एक तो लास्ट की लेयर ये रही ट्रोपोब्लास्ट ब्लैक कलर की, तो सबसे लास्ट की लेयर, प्लस सीलमिक कैविटी की लेयर, प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये जो आपने देखा पीले कलर की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रोपोब्लास्ट लेयर, यहाँ पे देखिए ट्रोपोब्लास्ट लेयर प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलकर जो बनाया दैट इज कोरियोन। तो बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कोरियोन और अगर एमनियोन की बात करें तो कोरियोन के अंदर एमनियोजेनिक सेल आ जाते हैं, एमनियोटिक कैविटी के, सॉरी एमनियोन के अंदर एमनियोजेनिक सेल आ जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एमनियो देखिए सीलमिक कैविटी तो है ही, दोनों में ही है, प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी दोनों में ही है, पीले कलर वाला पार्ट। अब उधर आ गई एमनियोजेनिक सेल्स और इधर आ गए ये ट्रोपोब्लास्ट सेल। ट्रोपोब्लास्ट सेल जिसमें कंट्रीब्यूट दैट इज कोरियन, और एमनियोजेनिक सेल जिसके अंदर आए दैट इज एमनियोन। बस इतना सा डिफरेंट, छोटी सी चीज है सीखने के लिए, ठीक है, याद रखना है। तो अभी यहाँ पे आपने ये सारी चीजें देख ली, ठीक। तो अब देखिए कि जो ये सीलमिक कैविटी बनी है, एक तो इससे पीछे वाला पार्ट ये वाला, ठीक है, और एक इससे आगे वाला पार्ट ये वाला, यानी कि योल्क सैक और सीलमिक कैविटी उसके बीच में, ठीक है। तो योल्क सैक और जो सीलमिक कैविटी है उसके बीच में जो पार्ट दिख रहा है दैट इज स्प्लैंक्नो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इसे क्या बोलेंगे, स्प्लैंक्नो प्लूरिक। सिंपल याद रखो, स्प्लैंक्नो, स्प्लैंक्नो ले लो अंकल कुछ लेके, ये स्प्लैंक्नो बनेगा, ठीक है। और स्प्लैंक्नो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इसके बाद आएगा सोमैटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये जो सोमैटो प्लूरिक है ये कहाँ है, ये आप देखोगे सीलमिक कैविटी के अंदर, इसमें सीलमिक कैविटी के और ट्रोपोब्लास्ट के बीच में जो एरिया होगा दैट इज सोमैटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, ये चीज होंगी। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, इसको और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल एक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे डेवलप कीजिए और उसके बाद ये अपन आगे कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई और टर्सरी कोरियोनिक विलाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कोरियोनिक विलाई क्या होती हैं। बट बिफोर दैट आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो है कनेक्टिंग स्टॉक। तो आप कनेक्टिंग स्टॉक देख रहे होंगे, और ये जो कनेक्टिंग स्टॉक होता है, ये कनेक्टिंग स्टॉक का काम क्या है, ये क्यों है, ये क्या बनाएगा, ये एम्बेलिकल कॉर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्बेलिकल कॉर्ड बनाएगा। और एम्बेलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ब्लड सप्लाई टू द फीटस, ठीक है। तो वहाँ पे ये ब्लड सप्लाई देंगी। तो यहाँ पे इसका मैंने क्यों बताया ये वापस आके अभी आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, तो ये जो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई है इसके अंदर क्या है,
साइटोट्रोपोब्लास्ट से बनती है ओनली, दीज आर द साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो ये साइटोट्रोपोब्लास्ट से बनेगी। अब ये साइटोट्रोपोब्लास्ट आपने देख ही लिए, जो ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, वही आगे एक्सटेंड करते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो ये ट्रोपोब्लास्ट आप देख रहे हो, तो कोरियोनिक जो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई होगी उसके अंदर केवल साइटोट्रोपोब्लास्ट होंगे। और ये साइटोट्रोपोब्लास्ट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोरियोनिक विलाई, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई कंटेन साइटोट्रोपोब्लास्ट, और किस दिन पे फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म होती है 11वें से लेके 13वें दिन पे, 11th to 13th डे। ठीक है, इस पर फॉर्म होगी। अब आता है कि सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई कब फॉर्म होगी, तो ये 16वें दिन पे फॉर्म होगी। लेकिन कंटेन क्या करती है, तो आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, अभी येलो कलर का स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा, दैट वाज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और प्लस आप यूं ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो, ये जो दूसरी लाइन है ग्रीन कलर की, वो भी देख रहे हो, और ये क्या है, साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो जरूरी है वो आप देखिए, ये है टर्सरी कोरियोनिक विलाई। अब ये टर्सरी कोरियोनिक विलाई के अंदर क्या क्या है, तो टर्सरी कोरियोनिक विलाई को देखने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं, ये एरिया देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये पूरी दोनों कैविटी हैं, एमनियोटिक कैविटी, योल्क सैक कैविटी। ठीक है, कौन सी है, प्राइमरी योल्क सैक कैविटी, ये दोनों कैविटी हैं। इसके बीच में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर में जो है, ये क्या है, ये स्टॉक है, जो अभी हमने बात की थी ऊपर, कनेक्टिंग स्टॉक। और कनेक्टिंग स्टॉक क्या बनाता है, कनेक्टिंग स्टॉक आगे चल के फ्यूचर में क्या बनाएगा, एम्बेलिकल कॉर्ड। तो अब एम्बेलिकल कॉर्ड बनाएगा कनेक्टिंग स्टॉक, तो भैया इसके पास ब्लड वेसल्स तो जरूर होंगी, है ना, तो ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखिए ये जो एरिया है ना, इसे कोरियोनिक फ्रंडोजम कहते हैं, जहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इतना एरिया ब्लड वेसल्स वाला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये कोरियोनिक फ्रंडोजम बनी हुई है। ठीक है, ये एरिया, इतना एरिया जो है ये कोरियोनिक फ्रंडोजम हो गया। बाकी का जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके मैं इसको कौन सा कलर लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा जितना भी एरिया है, ठीक है, ये जितना भी एरिया है जो आप देख रहे हो चारों तरफ का, ये एरिया कहलाता है कोरियोनिक लीवे। क्या होगा, कोरियोनिक लीवे। और केवल जहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक है वो अकेला एरिया कहलाता है कोरियोनिक फ्रंडोजम। तो देखिए जो कोरियोनिक लीवे है पूरा एरिया, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई फॉर्म होती हैं यहाँ से, तो इसलिए उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं टर्सरी कोरियोनिक विलाई की, तो इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन कलर साइटोट्रोपोब्लास्ट, येलो कलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद रेड एंड ब्लूइश कलर जो कि ब्लड वेसल्स को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स में मिली। दिस इज द कॉल्ड टर्सरी कोरियोनिक विलाई, जो कि 21वें दिन पे फॉर्म होती है। ये है टर्सरी कोरियोनिक विलाई जो कि 21वें दिन पे फॉर्म होती है, और मोस्टली किस एरिया से फॉर्म होगी, कोरियोनिक फ्रंडोजम वाले एरिया से। ठीक है, मोस्टली यहाँ से फॉर्म होगी। ठीक, अब हम देखते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म्स लेयर। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो लेयर्स बन रही होती हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसे अपन कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो ये जो गैस्ट्रुलेशन आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो हमने दोनों कैविटीज को उठा लिया। कौन सी दोनों कैविटीज, तो भैया दो ही थी अपने पास, एमनियोटिक कैविटी और योल्क सैक कैविटी। नीचे वाली हो गई योल्क सैक कैविटी और ऊपर वाली हो गई एमनियोटिक कैविटी। अब ये दोनों जो कैविटीज हैं ये क्या फॉर्म कर रही थी, ये फॉर्म कर रही हैं नीचे जो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला एरिया, तो ये एरिया क्या था,
ऊपर तो था एपीब्लास्ट, ठीक है, जो एमनियोटिक जेल दे रहे थे, एमनियोटिक सेल्स दे रहे थे, एमनियोजेनिक सेल्स, क्या दे रहे थे, एमनियोजेनिक सेल्स, जो अपनी कैविटी बना रहे थे। नीचे थे हाइपोब्लास्ट, जो कि क्या दे रहे थे, यूजर्स मेम्ब्रेन दे रहे थे। ठीक है, तो हम हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट की लेयर को हटा लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, बाकी सबको अलग छोड़ देते हैं। तो ये लेयर हम यहाँ पे ले आए। अब ये लेयर हम यहाँ पे ले आए, तो आप देख रहे हो कि नीचे हाइपोब्लास्ट वाली लेयर है, ऊपर जो लेयर है रेड कलर में वो एपीब्लास्ट वाली लेयर है। तो यहाँ पे दो बड़े बड़े से सेल्स बन गए हैं, ये सारे क्यूबोइडल सेल्स हैं, बट ये दो बड़े बड़े से सेल्स बन गए, इनका स्ट्रक्चर एकदम से टॉल हो गया, लंबा सा हो गया है। ठीक है, तो ये जो दो बड़े बड़े से सेल्स बने हैं, ये क्या है, ये बनाएंगे यहाँ पे बड़े बड़े से सेल्स प्रोकॉर्डल प्लेट। क्या बनाएंगे, प्रोकॉर्डल प्लेट। और ये प्रोकॉर्डल प्लेट बनेगी। अब इससे क्या पता चलता है अपने को, तो इससे पता चलेगा कि ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन द क्रेनियोकोडल एक्सिस। तो ये प्रोकॉर्डल प्लेट जो बनी है, इससे अपने को क्या पता चलेगा, इससे क्या डिटरमाइन होगा, तो भैया ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो डिटरमाइन करेगा कि क्रेनियोकोडल एक्सिस को, कौन सा क्रेनियल पार्ट है, कौन सा कॉडल पार्ट है, कौन सा नीचे का है, कौन सा ऊपर का है, कौन सा पैरों वाला है, कौन सा सर वाला है, ठीक है, कौन सा पूंछ है, कौन सा हेड है। तो ये सारी चीजें पता चलेगा। तो क्रेनियोकोडल प्लेट सबसे, क्रेनियोकोडल एक्सिस किस चीज से पता पड़ेगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो प्रोकॉर्डल प्लेट होगी। ठीक है, अब ये प्रोकॉर्डल प्लेट बन गई, हमको पता चल गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर एपीब्लास्ट वाला जो पार्ट था, उस पर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस पे जो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुए, तो यहाँ क्या बना, यहाँ पे एक तो आप उभरा हुआ एरिया देखोगे, ये वाला, ठीक है, एक ये पूरा लॉन्ग जैसा है वैसा एरिया देखोगे, लेकिन यहाँ पे सेल्स में कुछ बदलाव आने लगेंगे। तो ये जो उभरा हुआ एरिया है, ये क्या है, ये है क्रेनियल एंड। ठीक है, क्रेनियल एंड ऑफ द प्रीमिटिव स्ट्रीक। क्या है, क्रेनियल एंड ऑफ द प्रीमिटिव स्ट्रीक। इसे प्रीमिटिव नोट भी कहते हैं, और प्रीमिटिव नोट को क्या बोलते हैं, हेंसल्स नोड, हेंसन्स नोड। ठीक है, ये भी बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रीमिटिव स्ट्रीक है, उसका क्रेनियल एंड हमको उभरा हुआ सा दिख रहा है, भाई सर बड़ा सा होता है ना, ऐसे मान लो आप, तो ये बस बड़ा सा एरिया क्रेनियल एंड हो गया प्रीमिटिव स्ट्रीक का। ठीक है, बाकी पूरी प्रीमिटिव स्ट्रीक हो गई। तो ये प्रीमिटिव स्ट्रीक है, तो यहाँ पे हमको क्रेनियल एंड भी दिख गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव नोट भी बोलते हैं उस तरफ, और हेंसल्स नोड भी बोलते हैं, हेंसन्स नोड। ठीक है, अब देखिए प्रीमिटिव स्ट्रीक बनी, तो ये क्या देगी प्रीमिटिव स्ट्रीक, ऑल द जर्म लेयर्स, जितनी भी जर्म लेयर बनेंगी वो प्रीमिटिव स्ट्रीक से बनेंगी। अब प्रीमिटिव स्ट्रीक से कौन सी बनती हैं, सारी बनेंगी वैसे तो, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म सब बनेंगी। ठीक है, और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स वगैरह जो भी फॉर्म होगा वो सब प्रीमिटिव स्ट्रीक से फॉर्म होगा, एपीब्लास्ट सेल से फॉर्म होगा। ठीक है, प्रीमिटिव स्ट्रीक से फॉर्म होगा, ये मानते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द सिफेलिक एंड। ठीक है, आपने अभी हमने बात करी थी ना कि ये जो एरिया है प्रीमिटिव नोट, हेंसन्स नोड, या फिर प्रीमिटिव क्रेनियल एंड ऑफ द प्रीमिटिव स्ट्रीक। तो यहाँ पे आपको हेंसन्स नोड दिख रहा है, ये रहा, जिसे प्रीमिटिव नोड कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एरिया है वो कौन सा एरिया हुआ, क्रेनियल एरिया हुआ। तो आप जब देखोगे ऊपर इसको, इधर सिफेलिक ये लिखा हुआ है, सिफेलिक एंड, सिफेलिक मतलब सर, ब्रेन। ठीक है, सिफेलिक एरिया या क्रेनियल एरिया, बात एक ही है। अब नीचे है जो कॉडल एंड है, ठीक है, जो कॉडल मेम्ब्रेन भी बनी हुई है यहाँ पे। ठीक, तो ये कॉडल एंड है, तो ये क्या है, कॉडल एरिया। ठीक, तो आपको पता चल गया कि क्रेनियल एरिया कौन सा है, कॉडल एरिया कौन सा है। तो सबसे पहले क्या बनी, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ने यहाँ पे क्या बनाया था, एक हेड जैसा बना रहे थे ना, प्रोलिफरेशन हो रहा था जो अभी अपने ने ऊपर देखा था, तो वो हेड जैसा ही तो पहचाना था सारी चीज़ें। ठीक है, और इस हेड जैसे से ही तो अपने को पता चला था, ये जो हेड जैसा यहाँ पे बदलाव आया था, ये रहा, है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, इसी से तो पता चला था कि ये क्रेनियल एंड है। तो वो हेड जैसा यहाँ पे ये रहा ना, प्रिमिटिव नोड, इससे अपने को पता चल गया कि ये क्रेनियल एंड है, और इसके जो पीछे वाला है उससे पहले यानी कि कॉडल एंड है। ठीक है, और ऊपर वाला क्रेनियल एंड है। तो ये चीज़ पता चल गई। अब इसके बीच में आप देखोगे प्रो कॉडल प्लेट बनी,
तो हमने क्या कहा था कि पहला ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेफेलोकोडल एक्सिस को पता करेगा, दैट इज प्रोकॉडल प्लेट। तो यहाँ पे ऊपर दिख गई ना, यहाँ ये प्रोकॉडल प्लेट, तो ये कौन सा है, जहाँ प्रोकॉडल है वो सेफेलिक एंड है, क्रेनियल एंड है, ऊपर का है, ठीक है। और या जिस तरफ ये डायरेक्शन जा रही है, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, तो ऊपर हो गया क्रेनियल एंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक, प्रोकॉडल प्लेट पता कर लेगी। अब ये जो प्रोकॉडल प्लेट है वो बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनाएगी, ठीक है। अब बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर होती हैं, बीच में जो मीजोडर्म लेयर होती है वो कनेक्ट नहीं होती, वो नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही सेम जो आप क्लोअकल मेम्ब्रेन, ये जो नीचे की तरफ है जो कि कॉडल एरिया की तरफ है, वो क्लोअकल मेम्ब्रेन बनेगी। तो ये जो क्लोअकल मेम्ब्रेन होती है इसमें भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही होंगी, ठीक है। इसके अंदर भी आपको मीजोडर्म नहीं दिखेगी। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना एक, कि जब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने लगता है किसका, प्राइमोडियल जर्म सेल्स का, तो उस केस में क्या होता है, टेराटोमा फॉर्म होता है। तो आप देखिए यहाँ पे, दिस इज द प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होगा, टेराटोमा फॉर्म होगा। और कौन सा टेराटोमा होगा, सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया टेराटोमा फॉर्म होगा, उसके अंदर कौन सी जर्म लेयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो तीनों ही होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, क्योंकि ये किससे बन रही है, प्राइमोडियल जर्म सेल से। और सारी लेयर्स को कौन बना रहा है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। टेराटोमा कैसे फॉर्म हुआ, प्राइमोडियल जर्म सेल से, तो तीनों ही लेयर वहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक। और यहाँ पे अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनी, जैसे मान लीजिए प्रिमिटिव हिस्ट्री की बनी, तो एम्ब्रियोलॉजिकली ये फॉर्म हुई है, तो ये डिसअपियर भी तो होगी, किसी और चीज़ में बदलेगी या डिसअपियर होगी। पूरा बेबी बनेगा, उसके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रीक तो नहीं होती, ठीक है। तो अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जब डिसअपियर होगी, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरिया इसका परसिस्ट करता है, मतलब पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं हो पाती, कुछ एरिया छूट जाता है, उस केस में भी टेराटोमा फॉर्म हो जाता है। मान लीजिए थोड़ा सा एरिया यहाँ रह गया प्रिमिटिव स्ट्रीक का, तो अभी ये क्या करेगा, ये यहाँ बच गया, उसके अंदर तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, अब वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो फॉर्म होने लग जाएंगे, प्रोलिफरेट होने लग जाएंगे, तो फिर से यहाँ पे वही टेराटोमा फॉर्म हो जाएगा। एक तो एक्स्ट्रा माइग्रेशन हुआ था तब भी टेराटोमा बन गया, एक ये छूट गया, रह गया, परसिस्ट कर गया, बाद में भी पूरा डिसअपियर नहीं हुआ, तब भी टेराटोमा बन गया, तो उस केस में भी सेम टेराटोमा फॉर्म होगा, सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा। और यहाँ पे ये भी प्राइमोडियल जर्म सेल से होगा, और तीनों ही लेयर इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए आप, नोटोकॉड देखा आपने, दिस इज द नोटोकॉड, बीच में जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये नोटोकॉड है, ये ना। तो ये जो नोटोकॉड है, इसका भी कुछ काम होता है, ये भी कुछ करता है। तो नोटोकॉड क्या करेगा, तो सबसे पहले तो ये न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कराएगा। कैसे कराएगा, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन तो भैया सरफेस एक्टोडर्म से होती है, एक्टोडर्म से होती है, तो ये नोटोकॉड ने कैसे कराया, आप तो कह रहे हैं नोटोकॉड कराएगा, लेकिन ये तो एक्टोडर्म से होती है। तो ये एक्टोडर्म से कैसे होती है कि भैया ये जो नोटोकॉड होता है ना, वो नीचे से उसको स्टिमुलेट करता है सरफेस एक्टोडर्म को, जिसकी वजह से वो न्यूरल ट्यूब फॉर्म करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो डंडा मारने वाला है ना नीचे से कि जल्दी से न्यूरल ट्यूब बना, न्यूरल ट्यूब बना, वो काम नोटोकॉड कराता है, ठीक है। तो नोटोकॉड कराएगा, लेकिन उससे पहले हम रेमिनेंस ऑफ नोटोकॉड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेमिनेंस ऑफ नोटोकॉड है, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, जो कि एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस ऑफ पल्पोसस नोटोकॉड क्या फॉर्म करता है, डिस्क, कौन सी, इंटरवर्टिबल डिस्क इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, दैट इज नोटोकॉड, रेमिनेंट ऑफ द नोटोकॉड, ठीक है। अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस ये फॉर्म करेगा, जो डेंस होता है उसका अपाइकल लिगामेंट बनाएगा। और मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, ठीक है, ये मेम्ब्रेना टेक्टोरिया भी फॉर्म करेगा। अभी मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, अपाइकल लिगामेंट, आगे जब अपन डेंस पढ़ेंगे, ठीक है, वर्टिब्रा और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेम्ब्रेना टेक्टोरिया भी वहीं पे मिलेगा। तो इससे पहले अब हमने ये देखा, तो ये देखिए ये तीनों लेयर हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे नीचे जो लेयर है वो है मीजोडर्म, ठीक, ओ सॉरी, सबसे नीचे जो है वो है एंडोडर्म, जो आपको यहाँ दिख रही है, तो ये एंडोडर्म है, ठीक है। अब यहाँ के बीच में जो मीजोडर्म आपको दिख रही है ना, इसके बीच में ब्लैक डॉट 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 बने हुए हैं, इसको अपन मान लेते हैं नोटोकॉड। अब ऊपर है एक्टोडर्म रेड कलर में। अब ये जो नोटोकॉड है ये बड़ा नोटी है, नीचे से डंडा मारेगा ना सरफेस एक्टोडर्म को, ताकि फॉर्म होगी न्यूरल ट्यूब। तो यहाँ पे इसने नीचे से उसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया,
कि भैया ट्यूब बनाओ ट्यूब बनाओ ट्यूब बनाओ ऐसे, ठीक है। तो इसने ट्यूब बना दी, ये देखिए जैसे ही उसने डंडा मारा उसको बुरा लग गया एक्टोडर्म को। तो जब एक्टोडर्म को बुरा लग गया तो वो क्या करेगा, ऐसे उसको नोटोकॉर्ड को नीचे दबाना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ नोटोकॉर्ड था तो नोटोकॉर्ड को दबाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसने दबाना शुरू किया नोटोकॉर्ड को और इधर बन गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, जो कि कैसे बन रही है, सरफेस एक्टोडर्म से, यानी कि नीचे की तरफ ट्यूब ऐसे बनने लग गई, ठीक। अब जब नीचे की तरफ ट्यूब बनी तो ये देखो आप, ये एक फोल्ड जैसा बन गया है यहाँ, ठीक है, ये फोल्ड जैसा बन गया है। अगर ऐसे करके देखें तो दिस इज द फोल्ड, इसको कहते हैं न्यूरल फोल्ड, ठीक है, जो कि ऐसे यूं और फिर यूं आके मैं अगर बना के आपको बताऊं तो ये है एक्टोडर्म, ठीक है। अब ये यूं फोल्ड बना के ऐसे और फिर ऐसे आके ट्यूब बना के और सेम फोल्ड दूसरी तरफ बना देती है। तो ये जो एरिया बना ना, ये फोल्ड बन गया, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब फोल्ड या न्यूरल फोल्ड, ठीक है, ये बन गया फोल्ड। तो मान लीजिए न्यूरल फोल्ड बन गया है, तो एक तो हो गया आपके पास न्यूरल फोल्ड, ठीक है, और दूसरा हो गया न्यूरल ग्रूव। तो न्यूरल ग्रूव कौन सा है, जो ट्यूब नीचे की तरफ गई है, ठीक है, जो ट्यूब नीचे की तरफ गई है, ये पूरा एरिया, ये सॉरी ये जो एरिया आपने देखा, ये क्या है, ये कप जैसा ग्रूव बन गया, तो ये ग्रूव हो गया, ठीक है। अब ये ग्रूव बन गया तो ये न्यूरल ग्रूव बन गया, एक न्यूरल फोल्ड बन गया। अब छोटे छोटे से देखिए, इलियक क्रेस्ट आपने बहुत जगह देखा होगा, क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब है इस तरीके से यूं उभार जैसा क्रेस्ट बन जाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये उभार जैसा बना है कि नहीं, ये वाला एरिया में और इस वाले एरिया में भी, तो ये क्या है, ये क्रेस्ट जैसे बन गया, दैट इज कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। तो ये न्यूरल क्रेस्ट बन गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया, न्यूरल फोल्ड बना, न्यूरल ग्रूव बना, न्यूरल क्रेस्ट बना, और फाइनली ये ऐसे करके नज़दीक आता जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से नज़दीक आते जाएंगे और धीरे 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 आते एक ट्यूब बना देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो नज़दीक आते जाएंगे ये, और नज़दीक आके क्या बना देंगे, ट्यूब बना देंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और नज़दीक आ गए, ये न्यूरल फोल्ड है, ठीक है, और ये थोड़ा और नज़दीक आ गए। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा और नज़दीक आएंगे तो फाइनली और नज़दीक आ गए, और न्यूरल क्रेस्ट सेल देखो यहाँ पे आ गए भैया, दूर हो गए बिल्कुल अलग, क्योंकि ये दोनों तो पास जाके मिल गए, इन्होंने तो एक अलग से न्यूरल ट्यूब बना दी। तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल है, ये चुपचाप से साइड में आ गए, बोले भैया हम तो साइड में आ जाते हैं, तुम अपना काम कर लो, ट्यूब बना दो, ठीक है। तो इन्होंने ट्यूब बना दी, न्यूरल ट्यूब बना दी, और यहाँ पे क्या बन गया, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल नीचे आ गए और ये आपकी न्यूरल ट्यूब बन के तैयार हो गई। दिस इज द न्यूरल ट्यूब, ठीक है। दिस इज द न्यूरल ट्यूब। और ये आप देख रहे हो नोटोकॉर्ड भाई साहब हैं जिन्होंने स्टिमुलेट किया था न्यूरल ट्यूब बनने के लिए सरफेस एक्टोडर्म को, जिससे न्यूरल ट्यूब फॉर्म हुई। अब यहाँ पे तीनों लेयर कैसे फॉर्म होती हैं एपीब्लास्ट से, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे, उससे पहले यहाँ पे न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड इस प्रक्रिया को आगे करते हैं, ठीक है। इसको सेकंड पार्ट में करेंगे, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जो आप कल शाम को देखोगे, ठीक है, तो तब करेंगे। थैंक यू।